नमस्कार। भारत का पूरा कानूनी ढांचा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी पर टिका हुआ है। ये वो किताब है जो हमारे देश में न्याय की नींव रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोटी सी कानूनी किताब के अंदर एक सीक्रेट डिक्शनरी छिपी हुई है? एक ऐसी भाषा जो हर एक जुर्म को, हर एक अपराध को डिफाइन करती है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना कि अपराध क्या है। पर कानून की दुनिया में ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। किसी भी एक्शन को क्राइम या अपराध का लेबल देने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी चीजों को समझना पड़ता है। देखिए, कानून जो है ना, वो अंदाजे पर काम नहीं कर सकता। उसे हर चीज में एकदम प्रिसिजन चाहिए, सटीकता चाहिए। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होता है, जरा सोचिए। बिल्कुल, यही तो राज है पूरी कानूनी इमारत का। देखिए, इंडियन पीनल कोड का जो चैप्टर 2 है ना, जिसका ऑफिशियल नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस, वो असल में एक खास डिक्शनरी है। एक ऐसा शब्दकोश जिस पर हमारा पूरा का पूरा कानून टिका हुआ है। तो चलिए आज इसी डिक्शनरी में जरा गहराई से उतरते हैं। आईपीसी का चैप्टर 2 सिर्फ कुछ शब्दों की लिस्ट नहीं है। ये वो टूलकिट है, वो औजार हैं जिनसे हर अपराध को बनाया और समझा जाता है। ये कानून के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हें समझे बिना हम कानून को कभी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहली चीज जो कानून डिफाइन करता है वो है कौन। मतलब किसी भी कानूनी मामले में कौन कौन शामिल हो सकता है। और आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कानून की नज़र में कौन का मतलब क्या-क्या हो सकता है। चलिए, सबसे सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं, पुरुष और स्त्री। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये फ्रेज किसी भी उम्र के। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के लिए एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का कोई बुजुर्ग, पुरुष या स्त्री शब्द उन सब पर एक जैसा लागू होता है। ये एक लीगल परिभाषा है, बायोलॉजिकल या सामाजिक नहीं। और यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब कानून व्यक्ति या पर्सन कहता है तो उसका मतलब हमेशा कोई जीता जागता इंसान नहीं होता। इसमें कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों का कोई ग्रुप भी शामिल हो सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी पर भी ठीक वैसे ही केस चलाया जा सकता है जैसे एक इंसान पर। यही परिभाषा उन्हें कानून के प्रति जवाबदेह बनाती है। इसी तरह पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की परिभाषा भी बहुत बड़ी है। वैसे तो सेक्शन 21 में एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, पर इसका निचोड़ ये है कि कोई भी जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है या लोगों से जुड़ा कोई काम कर रहा है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। इसमें जज, आर्मी ऑफिसर और इलेक्शन कराने वाले अधिकारी, ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कौन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून उन एक्शंस और इरादों को कैसे देखता है जो किसी भी अपराध की जड़ होते हैं, यानी क्या और कैसे। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अपराध सिर्फ कुछ करने से नहीं होता, बल्कि कभी-कभी कुछ ना करने से भी हो सकता है। कानून की भाषा में इसे लोप या ओमिशन कहते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर की ड्यूटी है मरीज को बचाने की, पर वो जानबूझकर कुछ नहीं करता, तो ये लोप भी एक अपराध हो सकता है। जब हम चोट या इंजरी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर शारीरिक नुकसान ही आता है, लेकिन आईपीसी के हिसाब से क्षति का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें मानसिक पीड़ा, किसी की इज्जत यानी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाना या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब शामिल है। तो कोई अगर आपके बारे में झूठ फैलाकर आपकी इमेज खराब करे तो कानून की नज़र में वो भी एक क्षति है। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वॉलंटेरली या स्वेच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए इसे आराम से समझते हैं। आम भाषा में हम सोचते हैं कि वॉलंटेरली का मतलब है जो जानबूझकर किया गया हो, है ना? लेकिन कानून में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बात सिर्फ इरादे की नहीं है। कानून ये भी देखता है कि क्या उस इंसान को ये पता था या उसके पास ये मानने का कोई कारण था कि उसके एक्शन का ये नतीजा निकल सकता है। मतलब इरादा हो या ना हो, अगर पता था कि ऐसा हो सकता है तो वो काम स्वेच्छा ही माना जाए। और आईपीसी में दिया गया ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। आग लगाने वाले का मकसद शायद सिर्फ लूटना था, किसी को जान से मारना नहीं। लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि एक भरे पूरे घर में रात में आग लगाने से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए कानून मानेगा कि ये मौत स्वेच्छया यानी वॉलंटरली की गई है। तो अब तक हमने कानून के अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है।
खासकर उन मामलों में जहां एक से ज्यादा लोग किसी अपराध में शामिल होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। मान लीजिए 5 लोग मिलकर बैंक लूटते हैं, पर गोली सिर्फ एक ही चलाता है, तो बाकी के 4 का क्या होगा? क्या वो भी उतने ही दोषी माने जाएंगे? कानून इसका बहुत ही साफ जवाब देता है। इसका जवाब है सेक्शन 34, यानी कॉमन इंटेंशन। और ये साफ साफ कहता है कि अगर कई लोग एक कॉमन प्लान के तहत कोई क्राइम करते हैं, तो ग्रुप का हर मेंबर उस क्राइम के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो काम अकेले किया हो। तो इसे टेस्ट करने के लिए कानून 3 चीजें देखता है। पहला, क्या क्राइम में एक से ज्यादा लोग शामिल थे? दूसरा, क्या उन सब का इरादा एक ही था, एक कॉमन प्लान था? और तीसरा, क्या जो क्राइम हुआ वो उसी प्लान को पूरा करने के लिए किया गया था? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर सब बराबर के दोषी हैं। तो हमने इतनी सारे अलग अलग शब्दों को समझा, व्यक्ति, कार्य, क्षति, आशय, लेकिन इनका असली मतलब, इनकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़े और संगीन जुर्म की परिभाषा कैसे गढ़ते हैं। चलिए अब इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आईपीसी के एक बहुत ही गंभीर अपराध कल्पेबल होमिसाइड या आपराधिक मानव वध को डिफाइन करने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस एक परिभाषा में वो सारे शब्द मौजूद हैं जिनकी बात हम अभी तक कर रहे थे। मृत्यु, आशय, कार्य, क्षति। इन छोटे छोटे साफ साफ डिफाइन किए गए शब्दों के बिना इस इतने बड़े अपराध की परिभाषा एकदम अधूरी और कंफ्यूजिंग रह जाती। यही है इस सीक्रेट डिक्शनरी की असली पावर। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि कानून की इस बड़ी और जटिल इमारत को अगर समझना है, तो हमें इसकी नींव में लगे इन छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी शब्दों को समझना होगा। यही परिभाषाएं हैं जो पूरे इंडियन पीनल कोड को उसका असली मतलब और उसकी ताकत देती हैं। तो ये तो बस एक शुरुआत है। अब जब कानून की इस बेसिक भाषा की समझ बन गई है, तो जरा सोचिए कि आईपीसी के और कितने ही मुश्किल लगने वाले अपराधों और कॉन्सेप्ट्स को अब एक नई और ज्यादा साफ नज़र से देखा और समझा जा सकता है।